थायराइड जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? सबसे पहली बात तो क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारे बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो सब कौन देखता है, सब कौन कंट्रोल करता है, दैट इज थायराइड हार्मोन। ठीक है, और थायराइड। ठीक, एक और चीज मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस माने जैसे फ्रॉग वगैरह, है ना? तो फ्रॉग्स में आपने देखा होगा कि उसमें मेटामॉर्फोसिस शो होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि टैडपोल स्टेज से, जो लार्वल स्टेज होता है एम्फीबिया का, मान लो टैडपोल लार्वा, उस स्टेज से वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। टैडपोल में आपको पता है कि उनके पास टेल प्रेजेंट होती है, और एडल्ट में आपको पता है नो टेल इज प्रेजेंट, राइट? तो एम्फीबियंस में एक्सेप्ट सैलेमेंडर, बाकी सब एडल्ट्स में टेल नहीं होती। ठीक है, तो इसमें ये जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है फ्रॉम टैडपोल टू अडल्ट, इस मेटामॉर्फोसिस में भी जो थायरॉक्सिन है या थायराइड हार्मोन है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। So thyroid hormone also helps in the metamorphosis of amphibian from larval stage to the adult stage। ठीक है, दूसरी चीज, थायराइड ग्लैंड मैंने आपको बताया कि नेक रीजन पे प्रेजेंट होते थे पेयर में। ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हर एक थायराइड ग्लैंड को अगर हम खोलें या उसका डायसेक्शन करें तो हमको क्या मिलेगा उसके अंदर? हमको उसके अंदर दो चीज मिलेगा। ठीक है, एक हमको मिलेगा उस थायराइड ग्लैंड के अंदर इस तरह से फॉलिकल। ठीक है, एक हमको मिलेगा फॉलिकल, और दूसरा हमको मिलेगा ये बीच में स्ट्रोमल टिश्यू। इन फॉलिकल्स के अंदर एक्चुअल में बनते हैं थायरॉक्सिन्स या थायराइड हार्मोन्स, और बाहर होता है स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, ये थायराइड का क्या था, डायसेक्शन व्यू था। ठीक है, कि उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से थायराइड हार्मोन होते थे। एक होता था T3 और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, और दूसरा हार्मोन कौन सा था, T4 और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक, फिर हमने देखा कि ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं, अगर इनका कम या ज्यादा हो गया नॉर्मल से, तो क्या डिजीजेस हो सकता है। अगर इस थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल से कम हो गया, मतलब क्या हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, क्रेटिनिज्म फर्स्ट हमने पढ़ा था। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उसमें जो बच्चा होगा या तो उसका स्टंटेड ग्रोथ होगा, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, मेंटल रिटार्डेशन भी शो करेगा, इंटेलिजेंस भी कम होगा, स्किन भी ठीक नहीं होगी उसकी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है उसके फीटस में या उसके बच्चे में होंगी, अगर प्रेग्नेंट लेडी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो। दूसरी, जो एडल्ट्स होते हैं, अगर उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हम देख रहे हैं, तो उसमें जैसे फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब बड़ा कॉमन चीजें होते हैं। ठीक है, और गोइटर वगैरह ये सब। ओके, उसके बाद में हमने पढ़ा कि अगर थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो गया, नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो गया का क्या मतलब है कि थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, ज्यादा रिलीज हो रहा है मतलब हाइपर एक्टिव है थायराइड ग्लैंड इस वक्त। हाइपर एक्टिव का मतलब है कि उसमें हो सकता है कैंसर। ठीक है, तो थायराइड कैंसर भी हो सकता है, बहुत कॉमन है थायराइड कैंसर। ओके, फॉर ड्यू टू दी हाइपर थायराइडिज्म। ओके, क्या क्या फंक्शन होते थे थायराइड के या थायराइड हार्मोन के? सबसे पहला मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, BMR बोलते हैं उसको। वो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको काबू में रखना, उसको रेगुलेट करना किसका काम है, थायरॉक्सिन्स का काम है। ठीक है, या थायराइड हार्मोन्स का काम है। दूसरी चीज, आपकी बॉडी में आरबीसी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, उन आरबीसी की प्रोडक्शन में भी थायराइड हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरी चीज, आपके जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इन सब में भी थायराइड हार्मोन का रोल होता है। तो देयरफॉर थायराइड हार्मोन आल्सो हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म्स ऑफ दीज। थायराइड हार्मोन हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर और बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायराइड हॉर्मोन्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में एक वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब ऑस्मोरेगुलेशन इन योर बॉडी इज आल्सो हेल्प्ड बाय द थायराइड हॉर्मोन्स। ठीक, एक और पॉइंट इसमें आपका रह गया था, दैट इज अबाउट द एक और हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज हो रहा है, दैट इज थायरोकेल्सिटोनिन, TCT। थायरोकेल्सिटोनिन, थायरोकेल्सिटोनिन का काम क्या होता है, आपके ब्लड में कैल्शियम की रेगुलेशन करना, एक तरह से ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करवाता है कौन, थायरोकेल्सिटोनिन। इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
ब्लड में कैल्शियम लेवल को चेक करना या ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना इज द वर्क ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक। नेक्स्ट ग्लैंड आता है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड मैंने आपको बताया था, इट इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के पीछे वाली साइड पे दो प्रेजेंट होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। काम क्या होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का? देखो, इनको काम होता है बेसिकली रिलीज करवाना एक हार्मोन विच इज नोन एज पेरेथ हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन, कुछ भी बोल लो। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन और पेरेथ हार्मोन, कुछ भी बोल लो। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका? इस हार्मोन का फंक्शन होता है बिल्कुल ऑपोजिट टू थायरोकैल्सिटोनिन। Calcitonin and PET hormone are antagonistic to each other, are opposite to each other. अगर टीसीटी ब्लड में लेवल की कम करवा रहा था, तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, बोन्स पे जाके करेगा और बोन्स की धीरे धीरे डीमिनरलाइजेशन या डिसोल्यूशन करवाएगा। डिसोल्यूशन करवाएगा बोन की, तो उसमें कैल्शियम रिलीज होगा और उस कैल्शियम को ब्लड में भेजेगा। ठीक है, ये कौन करवा रहा था? पेरेथ हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक। दूसरी चीज, आपके जो ये रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं या ये जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट, इसमें से भी कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है पैराथायरॉयड हार्मोन। इन शॉर्ट, ये क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा और थायरोकैल्सिटोनिन क्या करवाता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करवा रहा है। ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन की फंक्शनिंग एक साथ बहुत जरूरी होती है और ये दोनों हार्मोन को साथ में ही काम करना पड़ता है। दोनों में से कोई भी अगर डिसफंक्शनिंग हो गया, कोई भी हार्मोन ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड आता है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो आपने पढ़ा होगा, जब आपने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा ना, उस समय भी आपने थाइमस ग्लैंड के बारे में आइडिया लिया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, थाइमस के बारे में क्या पढ़ा आपने? दैट एज द एज इंक्रीजेस द size of thymus gland decreases and therefore the immunity also decreases as the age increases. ठीक है, बच्चों में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होगा बिकॉज थाइमस का साइज इज बड़ा। नाउ व्हाई इज दिस पॉसिबल? क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो होता है ये टी सेल और टी लिम्फोसाइट सेल ये बनवाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थाइमस इन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स विच हेल्प इन द इम्यूनिटी और विच हेल्प्स टू जनरेट द इम्यूनिटी। ओके, प्लस क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट या टी सेल की मेच्योरिटी करवा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स थे जो कि एंटीबॉडीज बना रहे थे, उनको भी हेल्प करवाएगा बिकॉज यू नो दैट द टी सेल help the B cell to produce the antibody. If T cells are increased, therefore the B cell will also be induced to release the antibodies. जितना एंटीबॉडी उतना ही बढ़िया इम्यूनिटी आपकी बॉडी। ठीक है, तो थाइमस का एक तो ये फंक्शन था। दूसरा फंक्शन क्या है थाइमस का? इट रिलीजेस हार्मोन थाइमोसिन। क्या काम करता है ये? इट रिलीजेस द हार्मोन नोन एज थाइमोसिन। फंक्शन क्या होगा? वही सेम फंक्शन कि आराम से इम्यून सिस्टम की इंड्यूस करवाता है ये थाइमस। ठीक है, थाइमस ग्लैंड इंड्यूस इम्यून सिस्टम को आपके इंड्यूस करवाएगा। ठीक है, टी सेल बनवाएगा, मेच्योर करवाएगा, बी सेल के हेल्प करवाएगा एंटीबॉडी बनाने में, बहुत सारे काम। ठीक। दूसरी चीज, जैसे ही आपका जो एज है that increases, as your age increases the size of thymus gland decreases, and as the size of thymus gland decreases the immunity decreases. Okay, तो ये आपको एक चीज याद रखनी थी कि as the age increases the size of thymus gland decreases and the immunity also decreases by itself. नेक्स्ट ग्लैंड आपका आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स इसमें रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे कौन से हार्मोन्स होते हैं इसमें? सी, सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। बीन शेप्ड ऑर्गन्स है किडनी। ठीक है, किडनी के ऊपर इस तरह का येलो कलर का कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दीज आर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, क्या है ये? दीज आर एड्रिनल ग्लैंड। कितना पार्ट्स होता है एड्रिनल ग्लैंड का? अगर आप इसको खोल के देखोगे एड्रिनल ग्लैंड को, तो इस तरह से दिखेगा ये। ठीक है, बाहर वाला और अंदर वाले दो पोर्शन होते हैं।
बाहर वाला मतलब कोने वाला, ठीक है? कोने वाला कॉर्टेक्स। कहीं भी आपकी बॉडी में कुछ भी, जैसे किडनी में भी हम बोलते हैं ना रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, राइट? तो इसमें भी ऐसे ही होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कोने वाला कॉर्टेक्स और बीच वाला, मिड वाला मेड्यूला, मिड वाला मेड्यूला। तो एड्रिनल मेड्यूला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये 2 पार्ट्स हैं किसके? एड्रिनल ग्लैंड के। अब दोनों ही पार्ट्स के अलग-अलग फंक्शन हैं। क्या अलग-अलग फंक्शन है वो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एड्रिनल मेड्यूला, बीच वाले पार्ट की बात करेंगे। एड्रिनल मेड्यूला जो है वो 2 हार्मोन्स निकालता है। एक का नाम होता है एड्रेनालिन और दूसरे का नाम होता है नॉर एड्रेनालिन, या इसको हम एक और नाम से बुला देते हैं जैसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है? एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, कुछ भी बोल दो, ठीक है? ये दोनों ही जो हार्मोन्स होते हैं, दीज हार्मोन्स आर नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है? इमरजेंसी के समय में आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो हार्मोन्स कौन रिलीज करेगा? एड्रिनल मेड्यूला। कौन से हार्मोन्स रिलीज करेगा? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, एनओआर, नॉर एड्रेनालिन, ठीक है? काम क्या होता है इनका? दीज आर द इमरजेंसी हार्मोन्स और द हार्मोन्स व्हिच आर यूज्ड ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। नाउ व्हाट इज दिस फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस? देखिए, मान लो आपको जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, कोई भी चीज आप इमेजिन करो, मान लो किसी को जैसे सांप से डर लगता है या किसी को छिपकली से डर लगता है, कोई भी चीज आप मान लो, एनीथिंग जिससे आपको डर लगता है, ठीक है? अम, कोई भी चीज आपको जो डरा रही है या आपके सामने एकदम से आ गई, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या पसीना आने लग जाता है आपको, आपके ऐसे हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, ठीक है? स्वेटिंग करने लगते हो आप, शिवरिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है? नर्वस हो जाते हो आप बहुत ज्यादा। ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इन योर बॉडी एट दैट टाइम फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन बल्क अमाउंट। उस समय आपकी बॉडी में ये जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स है या इमरजेंसी हार्मोन्स है, ये बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे होते हैं और इनके रिलीज की वजह से ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है? स्वेटिंग करना और आपका ये एक और चीज होती है, आपकी आंखों का साइज बड़ा हो जाता है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है आपके, वो सब भी इसका है। और नर्वस हो जाना और ये गूज बम्स होना आपको, ठीक है? रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है? शिवरिंग करना, डर लगना, ये सारे के सारे किसके सिम्टम्स और साइंस हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन की, जो कि कौन रिलीज करवा रहा है? एड्रिनल मेड्यूला, बीच वाला एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है? चलिए, हार्ट रेट, हार्ट बीट ये सब आपको मैंने बता दिया, ये तो इंक्रीज होगा ही, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है? चलो, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ लंबी लंबी सांसें लेने लगोगे आप, ठीक है? ये बिल्कुल सब वही रिस्पॉन्सेज है, जब रिजल्ट आना होता है ना, बस उसके एक दिन पहले या उस दिन, रिजल्ट वाले दिन जैसा आपका हाल होता है ना, बस बिल्कुल सेम वही का वही एग्जैक्ट हाल जो है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की वजह से होता है, ठीक है? एग्जैक्ट वही सब सिचुएशन इन हॉर्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है? तो इसलिए इनको बोला जाता है इमरजेंसी हॉर्मोन्स और फाइट एंड फ्लाइट हॉर्मोन्स, ठीक है? नेक्स्ट क्या था? कोने वाला, कोने वाला क्या था? एड्रिनल कॉर्टेक्स, कोने वाला कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का क्या काम होता है ये समझ लेते हैं। देखो, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स था बाहर वाला, ठीक है? उसको हमने 3 और लेयर्स में डिवाइड कर दिया। कौन-कौन सी 3 लेयर्स? एक तो सबसे अंदर वाली ज़ोना रेटिकुलरिस, उसके बाहर वाली ज़ोना फैस्कुलेटा और सबसे बाहर वाली ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। ज़ोना रेटिकुलरिस इनरमोस्ट, मिड वाली ज़ोना फेसिकुलेटा और सबसे बाहर वाली ज़ोना ग्लोमेरुलोसा आउटरमोस्ट, ठीक है? मैंने आपको बताया कि जो एड्रिनल मेड्यूला था वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स रिलीज करवा रहा था, ठीक है? ये जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं इनको हम लोग बोल देते हैं कैटिकोलामीन। क्या बोल देते हैं इनको? कैटिकोलामीन। ये जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन थे इनको हम क्या बोल देते हैं? कैटिकोल अमीन्स, कैटिकोलामीन्स,
ठीक है? और जो दूसरा वाला होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करवा रहा है हार्मोन, उन हार्मोन्स को जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करवाता है, उन हार्मोन्स को हम कंबाइनली बोल देते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोल देते हैं हम? कॉर्टिकॉइड्स, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एटसेट्रा। फंक्शन क्या होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का? मेन फंक्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स का होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वो रिलीज़ करवा रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम होगा कि आपकी बॉडी में जो आरबीसी प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है? प्लस एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जब ये ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कोई भी चीज़ ट्रांसप्लांट करवाते हैं जब, तो हमको चाहिए होता है कि जो पेशेंट है जिसमें हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं किसी और का ऑर्गन जिसमें हमने डाला है, तो हम चाहते हैं कि वैसे तो सब कुछ देख के डालेंगे हम, सब कुछ मैच-वैच करके डालेंगे, पर फिर भी हमको होता है कि इसका इम्यून सिस्टम है ना थोड़ा-सा सप्रेस हो जाए, कहीं ये इस ऑर्गन को फॉरेन समझ के इसको रिजेक्ट ना कर दे और इसकी बॉडी साइन्स ना शो करने लग जाए गलत, ठीक है? तो हम क्या करते हैं उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और उस पेशेंट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, ठीक है? तो देयरफॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आल्सो हेल्प इन इम्यूनोसप्रेशन, आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का भी काम करेगा। जितना भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, वो भी इनकी वजह से हो जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है? दूसरी चीज़ होता है कि आपके ये जितने भी अ, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, ठीक है? बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, स्पेशली ये वाली जितनी भी हैं। ये ग्लूकोज़ बन रहा है जिसमें जिसमें लिपिड्स टूट रहे हैं, जिसमें प्रोटीन्स टूट रहे हैं, ठीक है? इन सबको स्टिमुलेट करवाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोज़ से आप याद रख लो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकॉइड तो ग्लूकोज़ बनेगा। ग्लूकोज़ अगर बनाना है तो लिपिड्स और प्रोटीन्स को तोड़ना पड़ेगा। ये आप ऐसे याद रखो, ठीक है? तो इस तरह से आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन याद कर सकते हैं। दूसरा होता है एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एक होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का काम होता है बेसिकली आपकी बॉडी में जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है? जैसे एक होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम होता है बेसिकली आपका जो यूरिन है ना, जो यूरिन आपका बन रहा है, उसमें से उसको सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को बाहर यूरिन में डाल देना है कि तुम इसको बाहर ले जाओ, ठीक है? तो ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का काम होता है, ओके? क्वेश्चन कभी-कभी 1 मार्क्स का आ जाता है इसमें, क्योंकि बच्चे उल्टा लिख देते हैं कि ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करवा रहे हैं, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, ठीक है? ये जो एल्डोस्टेरोन होता है इसका काम क्या होता है? जो आपके ये रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये नेफ्रॉन इन शॉर्ट, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उसमें से क्या करते हैं ये सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, वापस खींच लेते हैं यूरिन में से और पोटेशियम और फॉस्फेट को, इन दोनों को वापस से यूरिन में डाल देते हैं कि भई हमें नहीं चाहिए, तुम ले जाओ ये बाहर, ठीक है? तो ये काम किसका होता है? एल्डोस्टेरोन व्हिच इज़ अ टाइप ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है? तो ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का काम होगा। मिनरेलो से आप याद कर सकते हो बॉडी के सारे जितने भी मिनरल्स हैं, उनको मेंटेन करेगा प्लस ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखेगा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है? नेक्स्ट ग्लैंड आपका आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास मैंने आपको पहले ही बताया इट इज़ अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। दैट मीन्स इट विल बी हैविंग बोथ एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करते हैं? दे रिलीजेस टू मेन टाइप ऑफ हार्मोन दैट इज अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल जो होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पैनक्रियाज में, द अल्फा सेल of pancreas releases glucagon and the beta cell of pancreas releases insulin. ओके? ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। दैट मीन्स ग्लूकागोन का काम होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना और इंसुलिन का काम होगा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करवाना।
किसका काम होगा ये? इंसुलिन का। इसी वजह से जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है। उस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, डोजेस देनी पड़ती है, जिसको इंसुलिन थेरेपी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इंसुलिन विल चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ग्लूकागोन विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। दोनों का ही काम करना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में एक साथ। दोनों में से एक भी हार्मोन कम ज्यादा हो गया तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल की कम ज्यादा हो जाएगा आपके शरीर में। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ये था आपका ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन का काम। ठीक है, आप एक और चीज से रिलेट कर सकते हैं। ग्लाइकोजन जो है, बिकॉज वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, सो इट इज फंक्शनिंग एज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ओके, और इट इज परफॉर्मिंग हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया कौन सा होगा, कौन करवाएगा? इंसुलिन। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है इंसुलिन, मतलब वो ब्लड शुगर लेवल को कम करवा रहा है, तो इसलिए हाइपो, HYPO, हाइपो। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको समझना है अबाउट दी हॉर्मोन्स की। टेस्टिस और ओवरी ये दो बच गए, इन दोनों के कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं ये समझते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका टेस्टिस। मेल में प्रेजेंट होगा ये ऑर्गन। ओके, और टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन व्हिच विल प्रोड्यूस द गेमीट्स। टेस्टिस पेयर में होते हैं एंड टेस्टिस जो है साइड द स्क्रोटल सैक। दैट स्क्रोटल सैक इन ह्यूमंस इज आउटसाइड द बॉडी बिकॉज टू फॉर्म दी स्पर्म्स, स्पर्म्स को बनने के लिए बॉडी से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, इस वजह से वो स्क्रोटल सैक बॉडी के बाहर है ताकि स्पर्म्स बन पाए। ठीक है, स्क्रोटल सैक के अंदर होगा आपका टेस्टिस इन केस ऑफ मेल्स। टेस्टिस का काम क्या होता है? टू रिलीज अ हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। टू रिलीज अ हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? मेल में आपको पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे ग्रोथ ऑफ pubic hair, growth of chest hair, growth of axillary hair, deepening of voice। ठीक है, ये सारे जो एडोलेसेंस के कैरेक्टर्स होते हैं जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। और इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट के लिए हमको टेस्टोस्टेरोन चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपके स्पर्म्स बन रहे हैं, व्हेन दी स्पर्म्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो उस समय आपको टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट है। इफ योर बॉडी हैव adequate amount of testosterone, then adequate amount of sperms will be produced. If the amount of testosterone is very less, then less amount of sperms will be produced, and secondary sex character will also be not very prominent। ठीक है, जितना होना चाहिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्यूबर्टी में उतना नहीं दिखेगा अगर टेस्टोस्टेरोन का कमी है तो। करेक्ट, उसके बाद आता है आपका ओवरी। ओवरी इज सीन इन केस फीमेल ह्यूमन बींग। ओके, फीमेल के केस में ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मतलब ये गेमीट्स बनाएगा। गेमीट्स क्या होते हैं फीमेल के केस में? एग या ओवा। ओवरी जो है वो रिलीज करवाता है हार्मोन नेम्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन क्या करेगा कि जितना भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है फीमेल में, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, राउंडिंग ऑफ हिप, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर्स, पिच कम होना वॉइस का, ये सारे जितने भी प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं गर्ल्स में, तो वो सारी की सारी चेंजेस जो है वो किसकी वजह से आ रहे हैं? एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, दूसरी चीज, एस्ट्रोजन आपके यूटरस को भी तैयार करेगा फॉर द इम्प्लांटेशन इनडायरेक्ट। नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का डायरेक्ट काम होता है आपके यूटरस को तैयार करना फॉर द प्रेगनेंसी। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, आपके यूटरस को प्रिपेयर करेगा फॉर द प्रेगनेंसी। कैसे प्रिपेयर करेगा? जो यूटरस है, उस यूटरस में जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है एंडोमेट्रियल वॉल, उसको बहुत थिक कर देगा ताकि जब एम्ब्रियो यहाँ पे आके जुड़े तो वो गिर ना जाए, जिसको हम मिसकैरेज बोल देते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो जब जुड़े इम्प्लांट हुए तो अच्छे से इम्प्लांट हो जाए।
अगर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत पतली होगी तो वो अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, 9 मंथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाती है, ठीक है? तो यूट्रस को इस लायक बनाने के लिए कि तुम एम्ब्रियो को अपने अंदर इम्प्लांट करवा सको और फीटस तक डेवलप करवा सको, उसके लिए हमको यूट्रस को तैयार करना पड़ेगा। उसकी तैयारी के लिए हमको प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए और एस्ट्रोजन की भी हेल्प चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ जितने भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेस्ट वगैरह, उन ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए भी हमको प्रोजेस्टेरोन चाहिए, ठीक है? तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन थे। प्लस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, दोनों, ठीक है? एस्ट्रोजन जो है आपका ये फॉलिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करवाता है, ठीक है? जो एग जब मैच्योर होता है ना, तो ओव्यूलेशन से पहले जब एग मैच्योर होता है उसमें भी एस्ट्रोजन हेल्प करवाएगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आपका कि कितना ये जो हमने पढ़ लिया ये तो थे हॉर्मोन्स अदरवाइज जो एंडोक्राइन ग्लैंड में है। इसके अलावा भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। इसके अलावा कौन से हॉर्मोन्स हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, हार्ट जो है एक हार्मोन रिलीज करवाता है, दैट इज एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एएनएफ जो होता है वो आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करवाने में हेल्प करवाता है, ठीक है? दूसरा हार्मोन जो अपार्ट फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड आपको दिखेगा, दैट इज द हार्मोन रिलीज्ड बाय दिस जक्स्टा जेजी सेल्स भी बोल देते हैं इसको, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। एक्सक्रीशन में आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन एक्सक्रीशन में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो है वो एक हार्मोन नेम्ड इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन जो है वो रिलीज करवाता है। इरिथ्रोपोइटिन जो है वो इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है? तो इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं ना रेड ब्लड सेल्स को, तो इस वजह से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन, जीआईटी। इसके जो मेन हार्मोन्स होते हैं, एक तो होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एज द नेम सजेस्ट, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाएगा, ठीक है? जो एचसीएल वगैरह ये सब बन रहे हैं, इनको स्टिमुलेट करवाएगा, ठीक? दूसरा सिक्रीटिन, सिक्रीटिन जो है वो हेल्प करवाता है, जो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होता है ना, उसमें जाके हेल्प करवाएगा पैनक्रियाटिक जूस बनाने में। तो इन शॉर्ट पैनक्रियाटिक जूस वगैरह ये सब बनाने में सिक्रीटिन हेल्प करवा रहा है। दूसरा होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट कर रहा है। तो जो जीआईपीज है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये क्या काम करेंगे? गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करवाएंगे, मतलब एचसीएल और ये पेप्सिनोजन, इन सब की सिक्रीशन को कम करवाएंगे, ठीक है? जीआईपी। लास्ट आता है कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके भी बोल देते हैं उसको। सीसीके का काम क्या होता है कि जितने भी ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बन रहे हैं, साथ ही साथ जो भी बाइल जूस बन रहा है, इन दोनों को ही स्टिमुलेट करवाना है और बनवाना है, ठीक है? तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्लस बाइल जूस, इनकी स्टिमुलेशन कौन करवा रहा है? सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन। ये कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन्स थे जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टाइप्स ऑफ हार्मोन में आपको याद रखना है कि बेसिकली आपके 4 ही तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन, एक होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, एक होते हैं आयोडोथायरोनिन और एक होते हैं अमीनो एसिड हार्मोन, ठीक है? ऐसे हार्मोन जो कि पेप्टाइड्स डिराइव्ड है या पेप्टाइड से बने हैं, ऐसे हार्मोन जो स्टेरॉइड से बने हैं, ऐसे हार्मोन जो आयोडोथायरोनिन से बने हैं, ऐसे हार्मोन जो अमीनो एसिड से बने हैं। आयोडोथायरोनिन से आपको समझ आ ही गया होगा, जब हमने थायराइड में पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड में ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, तो ऑब्वियसली ये थायराइड हार्मोन बनाएगा। T3 एंड T4 आर आयोडोथायरोनिन डिराइव्ड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन में बहुत सारे आ जाएंगे आपके, जैसे जितने भी हैं ये इंसुलिन, ग्लूकागोन, और ये जो पिट्यूटरी के ऑलमोस्ट जितने हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के जितने हार्मोन है, सब पेप्टाइड हार्मोन है। तो मतलब मैक्सिमम नंबर आपके पेप्टाइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन में ये जितने भी आपके ये टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके स्टेरॉइड हार्मोन में आ जाएंगे, ठीक है? कॉर्टिसोल पढ़ा था ना हमने इसमें, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड में कॉर्टिसोल पढ़ा था हमने, एक एग्जांपल, ठीक है? तो कॉर्टिसोल भी है जो एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन है। ओल ओल जिसमें या ओन ओन जिसमें, वो सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन है। अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स में आपके आ जाएंगे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन थे,
वो आपके अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स हैं, ठीक है? तो ये कुछ टाइप्स ऑफ हार्मोन है। अब हार्मोन एक्शन कैसा होता है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हार्मोन। तभी हमने पहले टाइप पढ़ा है हार्मोन का, ठीक है? तो अगर तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है बस लास्ट पार्ट है ये आपके इस चैप्टर का। मान लीजिए हार्मोन है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन है या प्रोटीन हार्मोन है इन शॉर्ट, ठीक है? पेप्टाइड हार्मोन है तो आप देख सकते हैं ये टारगेट सेल है इसका, जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के ऊपर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है इस हार्मोन का। ये हार्मोन आया अपने रिसेप्टर पे जुड़ा, जैसे ही अपने रिसेप्टर पे जुड़ा इस रिसेप्टर ने सेल के अंदर कुछ और सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। वो सिस्टम्स क्या थे? सेकेंडरी मैसेंजर के नाम से होते हैं वो, ठीक है? साइक्लिक एएमपी, ये सब जो चीजें होती हैं ये इस हार्मोन के इस रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद एक्टिवेट होंगी। एक्टिवेट हो गई तो उसने उस सेल में कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस को एक्टिवेट करवा दिया। एक बार बायोकेमिकल प्रोसेस एक्टिवेट होंगे, ये टारगेट सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है? मान लो ये टारगेट सेल था, इसका फंक्शन था कि हमको ओवरी में ग्रोथ करवाना है, ठीक है? ओवरी में हमको ग्रोथ करवाना है, ये मान लो इस टारगेट सेल का काम, और एफएसएच इसमें हेल्प करवा रहा था। तो जैसे ही एफएसएच रिसेप्टर के साथ बाहर जुड़ेगा, वो क्या करेगा? इस ओवेरियन ग्रोथ में हेल्प करवाएगा या टारगेट जो सेल है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करवा पाएगा। आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ दिस हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स जो होते हैं वो बाहर जुड़ते हैं, रिसेप्टर से बाहर जुड़ते हैं, तो इनके जो रिसेप्टर है दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर, ओके? दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, ओके? और जैसे ही हार्मोन बाइंड होगा वैसे ही अपना काम नीचे सेल में स्टार्ट करवा देंगे। दूसरे टाइप के हार्मोन्स होते हैं जैसे ये स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है? स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो रिसेप्टर आर प्रेजेंट इंटरसेल्युलरली, ठीक है? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होते हैं इनके, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होंगे इनके, और इस केस में जो रिसेप्टर है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट है ये रिसेप्टर? द रिसेप्टर इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है? तो देखते हैं। तो ये रिसेप्टर है जो आपको दिख रहा है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके? एंड दिस रिसेप्टर विल बी प्रेजेंट ऑन द डीएनए समवेयर, ओके? चलिए, तो एक बार एस्ट्रोजन आया, सीधा सेल के अंदर आया डायरेक्ट, सेल के अंदर आने के बाद न्यूक्लियस के अंदर गया, वहां पे इसने देखा मेरा रिसेप्टर प्रेजेंट है, फटाफट जाके अपने रिसेप्टर पे जुड़ गया। जैसे ही अपने रिसेप्टर पे जुड़ेगा वैसे ही क्या होगा, इस डीएनए को पता चल जाएगा कि भाई ये हार्मोन आ चुका है, रिसेप्टर पे बाइंड हो चुका है, चेंजेस आएंगे थोड़े बहुत, जिससे डीएनए को पता चल जाएगा कि बाइंडिंग हो चुका है हार्मोन का। फिर ये डीएनए जो है वो आरएनए बनाएगा न्यूक्लियस के अंदर ही, और ये जो आरएनए है फिर ये कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा उस हिसाब से, उस हार्मोन के हिसाब से, ठीक है? जो भी उसका फंक्शन होगा, मान लो इस सेल का फंक्शन था कि हमको टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करवाना है, ठीक है? ओवेरियन टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन मान लो करवाना है, ठीक है? तो उसके लिए एस्ट्रोजन हेल्प करवा रहा है, ओके? एक बार आया, बाइंड हुआ, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए बन के एक बार फटाफट बाहर जाके प्रोटीन बनाएगा, सेल में चेंजेस आएँगे, सेल में चेंजेस आएँगे तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है? तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, देयर रिसेप्टर आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल ऑन द मेम्ब्रेन, स्टेरॉइड रिसेप्टर आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन द न्यूक्लियस। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इसमें। यहाँ जैसे स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर आर प्रेजेंट इंट्रासेल्युलरली, ज्यादातर इंट्रासेल्युलरली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है? जैसे जो हार्मोन है रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा, वो क्या करेगा, एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये डीएनए को सिग्नल देगा कि भाई हम लोग जुड़ चुके हैं, अपना काम करो अब। डीएनए उस हिसाब से आरएनए बनाएगा, आरएनए उस हिसाब से अपना प्रोटीन बनाएगा, और इस तरह से टारगेट सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है? बट जो प्रोटीन हार्मोन्स थे या पेप्टाइड हार्मोन्स थे, उनका काम क्या था? उसमें भी सेम चीज़, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा बट सेल मेम्ब्रेन पे बनेगा, ठीक है? बाहर बनेगा। फिर उसके बाद में सेल के अंदर चेंजेस होंगे और टारगेट टिश्यू अपना काम कर पाएगा उसके बाद, ठीक है? ये 2 डिफरेंसेस थे बस। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट योर एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ा है। आपको मैंने एक और पीडीएफ सेंड किया हुआ है, एक तो ये पीडीएफ है नोट्स वाला, इसके साथ ही मैंने एक और पीडीएफ आपको सेंड किया है। उसमें आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शन एक ही टेबल में आपको लिखे गए हैं, फॉर रिविजन पर्पस है वो।
और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे के सारे जितनी भी बीमारियाँ हैं इसमें, वो बीमारियों के पेशेंट के पिक्चर्स दिखे आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे एनिमेटेड पिक्चर्स हो, चाहे रियल पिक्चर्स हो, ठीक है? तो वो आपको देखने को मिलेंगे, उससे जल्दी याद हो जाएँगे आपको डिज़ीज़, ठीक है? तो एक बार नोट्स वगैरह बनाने के बाद उसे ज़रूर देख लेना उस पीडीएफ, ठीक है? So this was all for today lecture. Thank you.